इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए, जितने भी हमारे कारकुन हैं आ जाइए, वो लोग अपने तौर पे बैठ जाएंगे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए उधर 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 लेफ्ट हैंड पर चलिए, सब कारकुन अपने अपने मुकामात पे जाइए। आइए, हमको इसको 3 पस मंजर में देखना है। जब इंडिया बना तो इंडियन लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम हुई और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये ये जी हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो इंडियन सारे लोग जो वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अश्योर और सिक्योर, ये जितना कॉन्स्टिट्यूशन और जो मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं, इसको लीगली जो डिस्क्राइब किया गया है वो है पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए, मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आती कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो वो सिटीजन के सर्वेंट है, तो आप जब अगर नौकर हैं तो आपको वो करना चाहिए जो सिटीजन चाहता है। हम सिटीजन हैं, हम इंडिया है, आप
बामसाद उटा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में ये प्रूव हुआ कि यहाँ पे मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख, लिंगायत, क्रिश्चियन, जैन, SC, ST, BC ये सारे एक ही डीएनए के लोग हैं भाई। तो फिर बाहर से कौन है? तो बाहर से वो जो ब्राह्मण जिसको बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो ब्राह्मण बाहर से आए, उनको अगर आपको बताया जाए तो यहूदी ब्राह्मण बोलते हैं उनको, ये बाहर से आए। और जो खुद विदेशी है वो ये प्रूव करना चाहता है कि हम विदेशी है, बहुत बड़ी बात होगी। अब दूसरी बात, अभी ये तो 2001 21 में 2001 टाइम्स ऑफ इंडिया में आप सर्च कर सकते, मिल जाएगा। दूसरी बात, 5 सितंबर 2019 2-3 महीने पहले राखीगढ़ी का रिपोर्ट आया, उसमें 14 स्केलेटन मिले, हड़प्पा मोहनजोदड़ो समय के 14 स्केलेटन मिले, उसका भी डीएनए टेस्ट किया, उसके भी डीएनए टेस्ट में ब्राह्मणों का यहाँ का डीएनए नहीं है, प्रूव हो गया। तो वो खुद विदेशी है और वो हमको प्रूव करना चाहते हैं कि हम विदेशी हैं। तो इसका और एक मैं रीजन बताना चाहता हूं। देखो, वो ट्रिपल तलाक लाएंगे, बाबरी मस्जिद का इशू खड़ा करेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, लव जिहाद लाएंगे, घर वापसी लाएंगे, जब तक के ईवीएम रहेगा वो कुछ भी कर सकते। तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पाकिस्तान में भी भेज देंगे तो सरकार बना लेंगे, दुनिया के कोई भी कोने में भेजो सरकार बनाएंगे, क्योंकि वोट से थोड़ी जीतना है, और जीतना तो मशीन से है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 3% ब्राह्मण है, हम तो सीधा बोल रहे, हम कोई वो खुद मानते हैं। अब दूसरी बात, डीएनए से प्रूव हुआ, अब खुद मानते हैं कि हम विदेशी, वो खुद ही मानते हैं। जैसे डिस्कवर ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखा, उसमें स्पेशल लेटर्स टू इंदिरा गांधी लिखा, बोला बेटी तू ये भूल मत कि हम विदेशी है, खुद प्रूव दे रहे विदेशी है। अब आर्टिक टू होम इन द वेदास लोकनाथ ने तिलक ने लिखा, अब आपको पता होगा खराब जो मेरा जन्म सिद्ध है ये बोलने वाले, तो उन्होंने लिखा आर्टिक टू होम इन द वेदास में हम भारतीय नहीं है, हम विदेशी है। अब ओल्डा टू गंगा नाम का एक राहुल सांस्कृतिक में लिखा हम विदेशी है, वो भी ब्राह्मण है। अब बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर ने लिखा हम विदेशी है। तो जब दयानंद सरस्वती को 1875 में पूछा गया, 1875 में आप आर्य समाज बना रहे, हिंदू समाज क्यों नहीं बना रहे? तो उन्होंने बोला अरे भाई हम विदेशी, हम बाहर से आए वाले लोग हैं, और हिंदू का मतलब ये पर्शियन वर्ड है, हिंदू का मतलब गुलाम होता है, हम किसी के गुलाम थोड़ी है। ये बामसद नहीं बोल रहा, ये वही लोग बोल रहे जो हम हिंदू का चादर ओढ़ के है। वो क्या बोले कि हिंदू का मतलब गुलाम होता है और हम किसी के गुलाम नहीं है, इसलिए आर्य समाज की स्थापना की है। अब 1922 में जब हिंदू महासभा की स्थापना की है, तब बोला गया अरे भाई अभी हिंदू महासभा की स्थापना क्यों कर रहे हो, तभी तो आपने आर्य समाज की स्थापना किया। तो बोले तब हमारे दयानंद सरस्वती सही थे, अब हम सही है। बोले क्यों? अरे भाई तभी रानी के पेट से राजा आता था, अभी वोट बैंक से राजा आता है। तो ये जो SC ST BC को जिनको हिंदू बना के रखेगा उनको वोट चाहिए ना। तो 3% ब्राह्मण अपने बलबूते सरपंच नहीं बन सकता तो देश का प्रधान कैसे बनेगा? तो ये जो SC ST OBC को हिंदू बना के फिर उसका लीडर वो ब्राह्मण बनेगा। तो हम ये बोलते कि 3% ब्राह्मण 15% मुसलमान को बोलता है कि माइनॉरिटी है। अरे भाई तू कितना माइनॉरिटी है? तू 3% है, और मुसलमान 15% को बोलता है कि माइनॉरिटी है। तो मैं ये बोलता हूँ ये तो माइक्रो माइनॉरिटी है, ये जो माइक्रो माइनॉरिटी है। अब मैं बोलता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए। अब दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। मैं तो बोलता हूँ इसका हल बहुत सिंपल है, इसका हल बहुत सिंपल है। हमने बामसेट में ब्राह्मण को मेंबर भी नहीं बनाते, बामसेट में ब्राह्मण को मेंबर भी बनाते क्योंकि वो यहूदी के नस्ल है। हम तो मानते हो यहूदी के नस्ल है, वो बाहर के है, तो हम उनको, और मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई है, ये हमारा नारा है। तो मैं ये चाहता हूं कि 29 जनवरी को भारत बंद घोषित किए और बहुजन क्रांति मोर्चा ये इनिशिएशन लिया और पूरे भारत बंद घोषित हुआ। और इसको ऑल इंडिया में सिमरनजीत मान जो अकाली दल के सदर है अपने पंजाब के, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। और कोरनेश्वर अप्पा जो लिंगायत धर्मगुरु है कर्नाटक के, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और मराठा कम्युनिटी के जो महाराष्ट्र के, उन्होंने भी भारत बंद को सपोर्ट किया। तो इंशाल्लाह 29 जनवरी को भारत बंद होगा और
करेंगे। और लास्ट गुजारिश है आप सारे लोगों से, मैं तो चाहता हूँ डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा उन्होंने चांस दिया। अब लास्ट बात बोल के बंद कर देता हूँ कि आरएसएस बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आरएसएस के जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हम बोलते हैं हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते आप, गलत फहमी में, वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आप नारा लगाए ब्राह्मण राष्ट्र नहीं बनने देंगे, तो फिर हमारा SC ST OBC थोड़ा अलग हो जाता है, फिर आपकी आमने सामने की लड़ाई हो जाती है। और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब मुसलमान भाई ने तो हिंदुस्तान कर ही दिया है, तो आरएसएस को करने की क्या जरूरत है? अब मुसलमान इतना हिंदुस्तान 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 करते हैं जितना आरएसएस वाले नहीं करते। तो हिंदुस्तान ये टर्म ही गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये दस्तूर में लिखा है बाबा साहब ने कि आगे चल के ब्राह्मण इसको हिंदुस्तान करेंगे, इसीलिए आर्टिकल पहला लिखा इंडिया दैट इज भारत। तो हिंदुस्तान कहना छोड़ दो, ये हिंदुओं का नहीं है और हिंदू नाम का कोई रिलीजन भी, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म नहीं है, ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। थैंक यू भाई, और 29 जनवरी को भारत बंद में आप सपोर्ट करेंगे ऐसे मैं आशा करता हूं। थैंक यू। एहतजाज करो, सितमगरों की हुकूमत है एहतजाज करो, खामोश रहना हिमाकत है एहतजाज करो, ये बुज़दिली की अलामत है एहतजाज करो। इस एहतजाज के लिए हम जमा हुए हैं और मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मेरी तकरीर के बहुत सारे पॉइंट्स मेरे साथी डॉक्टर तौफीक साहब नारों की शक्ल में आपके सामने पेश करेंगे। और जिस शख्सियत को यहाँ दियाने दिया गया था कन्हैया कुमार को, उसने ऐसे नारे लगाए जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरे हैं। मैं डॉक्टर तौफीक से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, वो नारे लगाए, फिर मुख्तसर तकरीर मैं करूँगा। हम लोग जो जमा हुए यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी सी बात बताऊँ, जल्दी आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लेकर रहेंगे, हाँ हक हमारा, तुम कुछ भी कर लो हम चीन करेंगे, तुम पुलिस बुला लो, तुम जेल में डालो, हाँ हक हमारा, हम चीन करेंगे, हाँ हक हमारा। आतंकवाद से, ब्राह्मणवाद से, ये जातिवाद से, ये ऊंच नीच से वो डर गए क्या? ये जोर से बोलो, या बच्चा बोलो, या बूढ़ा बोलो, या मिलकर बोलो, हाँ डर गए क्या? खामोश हो गए क्या? थोड़ा जोर से बोलो, आहिस्ता बोलो। हम लेकर रहेंगे, हाँ हक हमारा, आतंकवाद से, ये समनवाद से, ब्राह्मणवाद से हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। तो बीजेपी से, ये आरएसएस से आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? रब से रिश्ता जोड़ के बोलो, इन आरएसएस को तुम तोड़ के बोलो। शुक्रिया आप तमाम का आवाज़ में साथ देने का। भाइयों, हम लोग यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हुए हैं, मगर अफसोस है हमको पुलिस से परमिशन लेके जमा होना पड़ा। एहतजाज पुलिस से परमिशन लेके नहीं होता, बगैर परमिशन के घर से निकलना नहीं होता। हम इतना कानून के पाबंद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमको ना मैदान में जमा होने दिया जा रहा है, ना हमको आवाज़ लगाने दिया जा रहा है। गोया हमको गुलाम बनाया जा रहा है। इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, उसके लिए एक होना है। अलगर्ज ये है कि ये जो 75 साल से आरएसएस काम कर रही थी, उसके जरिए से उन्होंने ये चाहा है कि यहाँ मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले मुसलमानों की नस्ल को वो गुलाम बनाना चाहते हैं।
उसके लिए उन्होंने ये कत्ल करना, खून करना, फिसाद करना छोड़ दिया। अब कानून बना के, कानून के जरिए से हमको डिटेंशन कैंप में भेजना चाहते हैं ताकि वहां एरिया रगड़ के हम मर जाएं, और हमारी जेनोसाइड करना चाहते हैं। गुजरात में उन्होंने कत्ल करके देखा, उसके नतीजे में 10 साल तक अमेरिका में दाखिल नहीं होने दिया मोदी को, बर्तानिया में आने नहीं दिया मोदी को। क्यों? कत्लेआम करने की वजह से दुनिया देख रही थी ये करना गलत था। लेकिन अब वैसे कत्लेआम करने के बजाय एक कानून लाए हैं, वो कानून भी कत्लेआम करने का कानून है, मगर जाहिर है दस्तूर के तहत कर रहे हैं काम, दस्तूर में कानून बना के कर रहे हैं काम, तो दुनिया खामोश रहेगी। मेरे भाइयों, ये असल में मुसलमानों के साथ नफरत, इस्लाम के साथ दुश्मनी, उसकी बुनियाद पर यह बनाया गया है। और बहुत से लोग धोखा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब मईशत गिर गई है, बैंक खाली हो गए हैं, नौकरी देने का वादा पूरा नहीं हुआ है, तो सबसे तवज्जो हटाने कर रहे हैं। अरे 75 साल से तवज्जो देके जो मनसे बनाए वो काम कर रहे हैं वो लोग। और जो हमारे बाप दादा आजादी दिलाए थे, हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा पेपर कहाँ है? अभी ऐलान हुआ, यहाँ से कोई पेपर नहीं बताएंगे। और एक ऐलान हुआ, नाम नहीं लिखाएंगे, पूछे तो कोई जवाब नहीं देंगे, जुर्माना आगे लगाएंगे, जुर्माना नहीं भरेंगे, सिविल नाफरमानी करेंगे। लिहाजा हम ये नया काला कानून जो आया है CAA, अब उसके बाद NPR आ रहा है। भाई दुनिया में हर मुल्क में आबादी कितनी है, उसका सेंसस होता है, उसका रजिस्टर होता है, हमको भी एतराज नहीं है। आप रजिस्टर बनाइए, नाम लिखिए, इस्तेदाद कितनी है मालूम कीजिए, मगर जिसका नाम लिख रहे तुम्हारे बाप कहाँ के थे, उनकी तारीख पैदाइश क्या थी, कौन से मकाम में पैदा हुए थे। मैं 70 साल का हूँ, मेरे वालिद के बारे में पूछेंगे क्या पैदा हुए थे, मैं क्या बता सकूंगा। इस तरह से ऐसे सवाल खड़े करके हमको बैरून मुल्क से आए साबित करना चाहते हैं। अरे बैरून मुल्क कहाँ था? पाकिस्तान इंडिया में था, बांग्लादेश इंडिया में था, सब एक थे, उसके बाद कुछ लोग अलग हुए हैं। अब ये कहना कि तुम यहाँ से आए थे, वहां से आए थे, हमारी तौहीन है, हमारे बाप दादा की रूहों की तौहीन है। इस तौहीन को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा आप क्या करेंगे? असल बात यह है, पहली चीज हम इनकार करते, उनके तमाम बनाए हुए कानून का हम इनकार करते हैं, नहीं मानते हम। दूसरी चीज, उस इनकार के बाद हम उसके खिलाफ एहतजाज करते, और एहतजाज के लिए हम सलाम करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की उन लड़कियों को जिन्होंने नौजवान मर्द नौजवानों की हिफाजत के लिए पुलिस की लाठियों से बचाने के लिए अपनी पीठों को दे दिया। हम सलाम करते हैं शाहीन बाग की हमारी बहनों को जो सर्दी के कड़ाके के अंदर मासूम बच्चों को गोद में लेकर बैठी हुई है। हम सलाम करते हैं मुश्तबा हुसैन को जिन्होंने पद्मश्री का अवार्ड वापस कर दिया। हम सलाम करते हैं वो तमाम लोगों को जिनकी जाने गई, वो जो मुसलमान थे उनकी जनाजे की क़याबाना हमने नमाज पढ़ी, जो गैर मुस्लिम थे जिनकी जाने गई हमने 2 मिनट की उनकी खामोशी भी मनाई। अब हम सलाम करते हैं आपको कि आप डिसिप्लिन के साथ जो यहाँ तय होगा उस पर अमल कीजिए। क्या तय होगा वो बहुत से लोग बताएंगे, लेकिन मैं 2-3 बातें बिल्कुल मुख्तसर कहता हूँ। पहली चीज हमने इनकार किया कि कानून नहीं मानेंगे, दूसरी चीज एहतजाज करेंगे, तीसरी चीज इस्तिकामत के साथ अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। एक मुसलमान पेपर भरेगा, दूसरा मुसलमान नहीं भरेगा तो ये गलत होगा। जो पूरे मुसलमान तय करेंगे हर मुसलमान को उस पर अमल करना होगा, उसका मतलब है इस्तिकामत। और चौथी चीज है हम इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। हम क्या गैर मुस्लिम को साथ दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका हाथ नहीं झटकते, मगर ये मसला हमारा है। हमारे मसले के लिए हम कैसे इत्तेहाद करेंगे? हमारा अल्लाह है, हमारा रसूल है, हमारी किताब है, हमारा कलमा है, हमारा किबला है, हमारी मंजिल है। लिहाजा हम सब भी एक होकर ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। मौलाना नसीरुद्दीन साहब आपसे मुखातिब थे। रहनुमा जनाब अजीज पाशा साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, और जो अवाम में जब बात हो रही है उस वक्त जो नारे लगा रहे हैं
उनसे दरखास्त है नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखे, बीच बीच में नारे लगा के पीछे फ्रीडम स्ट्रगल क्या समझेंगे, हिंदुस्तान की नेशनलिटी क्या समझेंगे। और यही गुरु गोलवाकर अपने बंच ऑफ थॉट्स में 31, 32, 33 चैप्टर्स में लिखता है कि मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, पहले इनको शिकस्त देना चाहिए। तो ये इनकी थियरी है। मगर आज है ना तमाम लोग इकट्ठा होके इस सीएए को, एनपीआर को, एनआरसी को चैलेंज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब तक इसको कूड़ेदान में नहीं डालेंगे हिंदुस्तान के अवाम खामोश बैठने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। Friends, I request all of you to give me permission to speak in English. And I'm very happy such a big meeting has been organized in Hyderabad. The Million March, which I organized about 15 days ago, sent a message to the whole world. Such a meeting was never organized in India, independent India. That was the kind of a massive protest which is taking place not only in Hyderabad, all over the country. The BJP, RSS government may think that they can bring any law, whether it is, NPR, NRC, CAA. People of this country are not going to accept it. We are telling the BJP government, this is not a Hindu-Muslim issue. This is an issue concerning the Indian Constitution and the unity of India and idea of India. The whole world looks to India because of its diversity, plurality, and because of the Indian Constitution. Nowhere in the world such a best constitution is there which has been given to us by Dr. B.R. Ambedkar. What does the constitution say? Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of this country, unfortunately, Amit Shah should have been in Bihar jail today, is the Home Minister of this country, unfortunately. Narendra Modi, we know what you have done in Gujarat, how many Muslims you have killed in Gujarat, 3,000 Muslims you have killed in Gujarat. Unfortunately, you are the Prime Minister of this country. नरेंद्र मोदी, आप एक ही रजिस्टर पढ़ो, वो रजिस्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ो. What does the Constitution say, my dear friend? We, the people of India,
The preamble of the Indian Constitution declared India the sovereign, secular, socialistic, democratic republic. Which means that all religions in India are equal. Whether Hindu, Muslim, Christian, Parsi, anyone is equal. The Constitution further says social equality, economic equality, political equality, social justice, economic justice, political justice. Read the Constitution of this country, Mr. Narendra Modi. You may have think about a law in parliament. The constitution of this country is supreme. People of this country, you and we are supreme in India, not in the parliament of this country. The law which has been brought about is anti-people, anti-democratic, anti-constitution of this country. That is why that the whole protest is going. नरेंद्र मोदी रोजाना बात करके क्या बोलता, सबका साथ सबका विकास. नरेंद्र मोदी आप विकास नहीं कर रहे देश में, विनाश ला रहे. यू आर डिस्ट्रॉइंग दिस कंट्री. द बिल इज बिल इज डिस्ट्रॉइंग इंडिया, डिवाइडिंग इंडिया. That is the kind of a bill you brought about. That in that kind of a context, Narendra Modi ki puch rahe. We are asking from this forum today from Hyderabad, Narendra Modi, we do not want national population register. हमारा को national judicial unemployment दे. कितना है आप क्या प्रॉमिस करें? 2 crore jobs every year बोले. और किसे बताओ पहला? कितना लोग अनएम्प्लॉयड है देश में, कितना लोगों को आप जॉब दे रहे, कितना लोग स्कूल जा रहे, कितना दवाखाना है, कितना हॉस्पिटल है, कितना लोग पॉवर्टी है, वो दे मेरे को. For planning of this country, there are several intellectuals here. For planning of this country, we do not need Hindu-Muslim data. We need people, whether they are having jobs below the poverty line, above the poverty line, what is the income level, how many are going to schools, how many are going to colleges, how many are having jobs, how many are unemployed. That is the kind of a data we need. But why are you asking for religious data? Narendra Modi is asking us, who are you? When were you born? To whom are you born? कल पूछूंगा उन्होंने, why are you born? भी पूछूंगा इस देश में. We are not going to be giving any data. मेरा घर पे आया तो मैं शाम को बोलूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा, चले जाओ. We are living according to the constitution of this country. All of you should only show that document. We are living by the constitution today. We are speaking today on the basis of constitution. Right to protest, right to stage a dharna, right to stage a rally, right to speak is our fundamental right. Mr. Narendra Modi. In that kind of a context, my dear friend, what they are saying we need for planning this data, we are not going to be giving any kind of a data. In the last 6 years in this country, the government, the BJP government has completely ruined this country, destroyed this country. And we are also asking today from Chandrasekhar Rao, the TRS Chief Minister, open a door. क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? आ जाओ. केरला में क्या हो जा रहा है? आ जाओ. बिहार में क्या हो रहा है? आ जाओ. You have come here after 60 years of struggle. All of us have participated for Telangana. You come out openly and take out a rally. Come out openly and participate. Obvious million rally karo. We are not going to be keeping quiet. The TRS government here has a responsibility. And what kind of documents we are asking for? 40% of the people in this country live below the poverty line. I am a professor. I don't have my date of birth. I don't have my certificate. How can poor people of this country have any kind of a document about कब पैदा हुए, किधर पैदा हुए, बाप का नाम क्या है? Why do you want? We do not have it. And that is where in Assam many of the people do not have it. Now what's happening in India? This is not a Hindu-Muslim issue. Youth of this country are protesting. Young people of this country are protesting. 120 universities today are saying we want constitution. We do not want to know the NPR, NRC, or CAA. This is a big movement.
in the history of India. After we got democracy in 1947, this kind of a movement has not taken place. There is a civil war going on in India. It is good for us. We have to fight these enemies, RSS and enemy forces of this country. What are they saying? They are trying to break the nation, but we will unite the nation. अब छोड़ो तो हम जो आएंगे, we will unite this country. That is our slogan. And my dear friends, there was a second freedom struggle in India now. Before 1947, we are sitting here today and talking because the Constitution has given us that freedom to protest, freedom to speak. Lastly, my dear friends, it is very, very important. There are divisive forces emerging in India. This kind of a government was not there in 72 years of Indian democracy. In the last 6 years, we have got RSS, which believes in destroying. RSS believes in Savarkar Republic. We believe in Indian Republic. We believe in Indian Constitution. We don't believe in Savarkar Republic. We don't believe in Indian Constitution. My dear friends, lastly, no one has to worry. The people of this country are supporting us all over the country. Youth of this country are with all of us. And ultimately, we will win. That is the message we are sending all over the country. I thank all of you for coming. We will try to fight, continue to fight in the interest of protecting the Constitution of India. Thank you very much. Inshallah, we will have more meetings like this all over the country. ने जो बात कही है वो सरासर सही है कि ये मसला मुसलमानों का हरगिज नहीं है। यकीनन हम परेशान हैं, लेकिन ये मसला मुसलमानों का नहीं है, ये मसला है हर वो हिंदुस्तानी का जो गरीब मजलूम है। ये बात आप समझ के चलिए, इसलिए कि हिंदुस्तान में 40 करोड़ ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। अगर 20 करोड़ मुसलमान को आप जेल में डालते हैं तो मैं समझता हूं कि पैसे कहां से लाएंगे। 30 लाख करोड़ रुपए के जेल बनाना पड़ेगा। ये धोखा है। अपने 30% वोट को एक जगह करने के लिए हमें बांटा जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज ये वक्त का तकाजा है कि हर मुसलमान अपने नॉन मुस्लिम भाई के गम में, खुशी में बराबर का शरीक होना चाहिए, ताकि हम जो दो गुजराती बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, उनको भगाने की एक कोशिश करके पहल करें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक मलिक साहब और तमाम जिम्मेदारों का। इंचार्ज मोहतरमा अस्मा जहरा साहिबा, ये माइक वहां भिजाइए अगर वो वहां मौजूद है।
जायक ने इब्तदाई तौर पर यह तय किया था और आज तक इस पर कायम है कि हम अपने मकासद के हुसूल के लिए और अपने मकसद को पाने के लिए दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हिफाजत के लिए कोई गैर आईनी और गैर दस्तूरी काम नहीं करेंगे। चुनाचे आप देखिए, इतना बड़ा मिलियन मार्च रहा 4 जनवरी को, जिसे दुनिया के सारे अखबारात ने शाये किया, कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। यही है कि जैक में शामिल तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ थी, बशमूल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, कि हम, और वक्त बहुत कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहता हूं कि अब इस वक्त ये जो, इसलिए कि जुल्म जब हद से बढ़ता है, बताना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। खून बढ़ता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म सिर्फ जुल्म है, आगाज से अंजाम तलब। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें के बनाओ तो बनाए ना बने, ऐसे नारे के मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे नारे के मिटाओ तो मिटाए ना बने। तो ये मौका आ गया है कि हम मुत्तहिदा तौर पर इसके लिए जद्दोजहद करें। और आखिर बात आपसे रुख्सत होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। डिटेंशन की जो बात है, हम दस्तावेज सबमिट नहीं करेंगे, ये हमारा मुत्तफिका फैसला है डे 1 से, हम नहीं करेंगे। और हम चैलेंज करते हैं, और उसी पर अपनी बात खत्म करता हूं कि तुम जिंदा की दीवारें मजबूत करो और तोहफा सलासिल तैयार रखो। अगर मुमकिन हो तो दार-ए-वतन भी तैयार रखो। तुम अपने हुकूमत खाने का दरवाजा भी बंद मत करना। मैं फिर से पलट कर आऊंगा और इस नस्ल को साथ में लाऊंगा।
अरे सच्चे हिंद तो हम हैं। क्यों बोले तो वेद का ये डिक्लेरेशन है, सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसमें कोई कैस्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। और जो कैस्ट और रिलीजन को लाने वाले, तुम कैसा हिंदू होते? अरे तुम तो विवेकानंद के अगेंस्ट बोल रहे। अच्छे जो हिंदू के जो अच्छे जो फिलोसोफर्स है, सेंट्स है, उनके अगेंस्ट आप लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, इसका वजह क्या है और अपने को जो सो क्या करना चाहिए, 1-2 मिनट में आपको बताना चाहता हूं। अब लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग, अरे भाई जो बाहर से आते उनका हिसाब नहीं लेना क्या, उनका गिनती नहीं करने का, कितने लोग बाहर से आए, कोई भी आ सकते क्या, कोई भी रह सकते क्या, सबको सिटीजनशिप देते क्या? नहीं, 4000 लोग रहते, समझो 4 दूसरे कंट्री से आ गए, दूसरे गांव से आ गए, दूसरे मुल्क से आ गए। अगर सचमुच अगर 4 दूसरे मुल्क से आए तो भाई गांव वालों किसी को भी पूछे तो मालूम है भाई कौन बाहर से आए। कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? अरे वो चारों को जैसे तुम चारों को नहीं पूछ सकते, पूरे 4000 लोगों को बोल रहे कि तुम पुलिस स्टेशन चलो, और पूरे 4000 लोगों को बोल रहे कि तुम्हारा बाप पैदा हुआ, बाप पैदा कहां पर पैदा हुआ, 1971 में कहां थे तुम? अरे परसों JNU दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का क्या है, रास्ते में पूरा लाइट बंद कर दी है, और गेट रहता, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते, सिक्योरिटी गार्ड्स को लोग जो सो बिल्कुल कोल्यूड हो गए, गुंडे जैसे अंदर आ गए। वहां बच्चों के ऊपर हमला हुआ, 10 दिन हो गया, तुम एक को भी नहीं पकड़ सके। अमित शाह जी, तुम एक आदमी को भी नहीं तो पकड़ेंगे तुम हिंदुस्तान के अंदर। जो ओपन डे लाइट के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के जो मारते, उसमें एक एक्यूज को भी, एक मुलजिम को भी तुम पकड़ नहीं सकते। कैसा होम मिनिस्टर है तुम? देना चाहिए था। इसका एक ही वजह क्या है बोले तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, 2 मिनट में, ज्यादा वक्त नहीं है। अब देखिए, मोदी सरकार आने के बाद मोदी सरकार आने के बाद हम ये दावा से पूछना चाहते हैं कि आप कितनों को नौकरियां दिए, कितने बेरोजगारों को नौकरियां दिए, तुम किसी को दिए क्या? अब देखिए, जीडीपी था, जीडीपी 10% 2 था, अभी जीडीपी जो 4% 5 के ऊपर आ गया। 80,000 फैक्ट्रीज क्लोज हो गए हिंदुस्तान के अंदर, 80,000 फैक्ट्रीज का, 85,000 का। और एक साल के अंदर, एक साल की बात कर रहा हूं मैं, 2014 से 18 तक देखे तो हिंदुस्तान के अंदर 62 लाख लोग जो सो बेरोजगार हुए, 62 लाख लोग, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्लोज हो गए, जैसा BSNL में से नौकरियां चले गए, रेलवे में से उसको प्राइवेट किया जा रहा, जो जैसा जैसा प्राइवेट किया जा रहा उसका नतीजा क्या है? अब देखिए, पेट्रोल का रेट 80 रुपए हो गया, गैस का 800-900 रुपए हो गया। डॉलर से जब कंपेयर करते हैं तो रुपये का वैल्यू फर्स्ट टाइम 73 रुपीस हो गया। और भूख के अंदर एक लिस्ट रहता, UNO का लिस्ट रहता, दुनिया के अंदर कितने कितने कंट्री का क्या स्टेज है। इंडिया का भी 102 है, 102 है। अभी देखिए, पूरा जो खर्चा हिंदुस्तान को जो देने का है, 84 लाख करोड़ सब रुपीस का खर्चा हो गया, 84 लाख करोड़ रुपीस का। अभी जो महिला के ऊपर, जो लेडीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा,
उसमें जो सो अपना दर्जा जो सो दुनिया में सेकंड हो गया, अपना सेकंड आ गया अपना। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार जब जो सो 2014 के अंदर हर स्टेट घूम के ये बोले कि हिंदुस्तान को कुछ लोग लूट लिए, भाई इतना लूट लिए, लाखों करोड़ों रुपए ले गए, कहाँ रखे? विदेशी बैंक में रखे, स्विट्जरलैंड में रखे, चाइना में रखे, इधर रखे उधर रखे, पूरा हिसाब कर। ये कांग्रेस वाले चोर है, किसी का नहीं लाए। हम अगर पावर में आएंगे तो जो सो 60 लाख करोड़ रुपए बाहर लाएंगे, 7 लाख करोड़ रुपए का ब्लैक मनी लाएंगे, हर एक के खाता में, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। किसको आया भाई 15 लाख रुपए? किसके अकाउंट में आया? क्या मोदी के अकाउंट में आया? अमित शाह के अकाउंट में आया? किसके अकाउंट में आया? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह के बेटे के अकाउंट में अमित शाह के बेटे के अकाउंट में आया, बोलते साहब। अमित शाह के बेटे के अकाउंट में आया। तो देखिए साहब, जो ये लोग क्या है, कौन है, 1 मिनट के अंदर आपको बताता हूं। जो बड़े बड़े बैंक है, बड़े बड़े बैंक के साथ जो लोग कर्जा लिए, वो पूरा कर्जा 84 कंपनीज, 84 फैमिलीज मिलके, उर्दू में क्या बोलते हैं भाई? 84 खानदान फैमिली के लोग जो लोन लिए, उसका लोन लेने के बाद अब आरबीआई डिक्लेयर कर दिया कि हम वैसे पैसे वसूल नहीं कर सकते। क्या डॉक्यूमेंट नहीं है? क्या नहीं? बाप का नाम गलत है, आदमी का नाम गलत है। पूरा कितना पैसा? 10 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपए। अरे 10 लाख करोड़ रुपए जो लोग लूटे, 84 लोग, 84 लोग, एक को पकड़ो तुम, फिर बाद में एनआरसी लाओ, देखेंगे हम लोग। सो थैंक यू वेरी मच।
प्रोग्राम के खवातीन की नुमाइंदगी होगी आखिर में। दो खवातीन हमारे पास मौजूद है, मोहतरमा शिराज खां और दिव्या एडवोकेट। दोनों से दरख्वास्त है कि वो आएँ और एक एक मिनट में अपनी नुमाइंदगी कर दें से, क्योंकि सदर साहब का बयान होना है, प्रोग्राम खत्म होना है, वक्त के आगे हम चले गए हैं। और आप लोगों को मालूम है हजरत पुलिस इंतहाई बेचैन अंगारों पे बैठी हुई है। दिव्या एडवोकेट
खून तो खून है, खून तो खून है, सो निकलेगा तो कई शक्लें बनाएगा। अब्दुल अजीज साहब ने बहुत समझिए कि ज़मीर को झिंझोड़ा और यकीनन खून बहुत बह गया और हम बहाने की तारीख रखते, लेकिन अब एक नई तारीख शुरू होने को है। मैंने मिलियन मार्च में बात कही थी कि हम जमाई लिए हैं तो फिर सारी दुनिया हमको देखी, अंगड़ाई लेंगे तो सब कुछ नीचे ढेर हो जाए। हम सिर्फ जमाई लिए तो लोग परेशान हैं। और एक बात याद रखिए, बहुत तड़प और तमन्ना और आरज़ुओं का इज़हार शाहीन बाग हैदराबाद में क्यों नहीं, तो बिंतुल दक्कन हैदराबाद में है और बैठेंगी और शाहीन बाग से ज्यादा पूरे ताकत से बैठेंगी अगर आप साथ देंगे। लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन हिमायत आपकी दरकार है। आपकी अगर हिमायत और आपका ताउन अगर हासिल है तो यकीनन हम इसी हफ्ते में वो कार्रवाई करेंगे। मिलियन मार्च और खुद आज के जलसे को रोकने के लिए बहुत से तमाशे किए गए। अब हॉकी ग्राउंड में नको करो, लॉलीपॉप देते, ऐसा करते वैसा करते। हम शेर से भी नहीं डरते बाबा, आपसे कहां डर? आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आया मगरिब से पहले, पुलिस छावनी बनाकर रखे हुए, जरा पुलिस छावनी बनाकर रखे हुए। मुझे गैर जरूरी डांटना और गुस्सा करना पड़ा कि भाई आप यहां पर अंदर पुलिस घुसकर आ रही है। अभी सियासत में खबर आई कि घर में बैठे हुए थे तो आकर पूछ रहे हैं कि यहां अम्मा का हल्ला हो रहा क्या। जीप खींच लेते हम, बुद्धि में से जबान खींच सकते हैं हम, और जालिम के पंजों को मरोड़ भी सकते हैं हम। कोई चुड़िया मैं और आप हिंदुस्तान हैं और हिंदुस्तान को चैलेंज मत करिए, महंगा पड़ जाए। हम हिंदुस्तान हैं। कल मसूद साहब ऑफिस में बतला रहे थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बल में कहा गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं कहा गया मोदी और शाह इंडिया। इंडिया हमसे है, तुमसे नहीं है। इंडिया हमसे है। ये चमन की रौनक हमसे बाकी है, तुमसे बाकी नहीं है। तुम तो चोर चकारे लुटेरे शहर बदर हो गए थे, शहर बदर हो गए थे। अमेरिका 15 साल 12 साल वीजा नहीं दिया, तड़पते रह गए। हम कोई मुजरिम नहीं है बाबा, आप मुजरिम हैं। और आप हमसे सदाकत का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। पहले आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो बता लो। अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लीडर कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था, मालूमात में इजाफा हुआ कि 3 डेट ऑफ बर्थ है, कब कब कहां पैदा हुआ नहीं मालूम। अब उन्हें आके हमसे सवाल कर रहा। 900 साल हुकूमत करे बेटा, 900 years, not 600 years, 6 years। 6 year में चूल ढीली ढीली हो गई, कब गिरता पता नहीं। हम 900 years हुकूमत करे से लोग हैं, और अमन और इंसाफ के साथ यहाँ के दलित आदिवासी ब्राह्मण को भी लेके चले।
दलित और आदिवासी के साथ हम हुकूमत करे सोए, तुम हमको सिखा रहे हैं। अभी दाल में करिया पाक पकड़ना नहीं आता, हम पूरी दाल बगारे सोए, हमको मत सिखाओ। और डरना घबराना नहीं, एक बात याद रखो, वो बेचारी वो एक बच्ची सबिया पकड़े गई। अरे रे 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 इतने फोन ऐसा, अरे मलिक साहब पकड़े गए। अरे मतलब पकड़े जान दे भाई, छूट भी जाती। क्या रेड कारपेट पे चल के इनकलाब आएगा? हाँ 25 केसेस है मुझ पर, 25 केसेस है, उसके बावजूद भी आपको जमा करने के लिए लड़ाई लड़कर जमा किया। क्या रेड कारपेट पर चलकर इनकलाब आता क्या? या फिर एसी में बैठ के कागज को ऐसा फाड़ दिए तो इनकलाब आता? हाँ इनकलाब इनकलाब सड़क पर निकलकर जान हथेली में लेकर जिद्दोजहद करने से इनकलाब आता है। इनकलाब रहने दीजिए भाई, गवर्नमेंट बच्चे रहने दीजिए, जो जहां ठहरावा ठहरने दीजिए, जो जहां ठहरावा ठहरने दीजिए। इनकलाब सड़क पर निकलने से आता है मेरे भाई। इनकलाब आप चार दीवारी में बार बार, मेरे को कमिश्नर साहब मैं शुक्रगुजार हूं बेचारों का, बहरहाल टूटा फुट्टा से ही ताउन कर रहे हैं। अभी मैं भी जरा नरम ही चल रहा हूं, अपने वाली पे आए तो शहर जाम हो जाएगा, सुन ले। अभी हम जरा नरम चल रहे हैं। अगर ये कहें कि शहर के हर गली से निकलना है तो फिर आपकी ये फोर्स बस नहीं हो सकती। अभी हम वो बात करना नहीं चाहते। अभी आप ताउन कर रहे हैं, टुकटा की फुट्टा की, उसको कबूल करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी जमाई ले रहे हैं, अंगड़ाई नहीं ले रहे हैं। तो आप बहरहाल ये दस्तूर, मैंने कहा कि भाई आप भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी, मैं जो सो जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। अरे नहीं भाई फला बोल दिया ना, अरे फला बोले तो क्या होता भाई, क्या आसमानी सहीफा है फला बोला तो? कानून बनाओ मेरे भाई, कानून लाए तो कानून बनाओ, जबानी जमा खरच पर बीपाशा बातों से नहीं चलने वाला। कानून बनाए, कानून लाओ। और रियासत के चीफ मिनिस्टर के लिए करारदाद तो अब टाइम नहीं है, इसको करारदाद ही समझ लें कि क्या आप इस बात को कबूल करते हैं कि रियासत के चीफ मिनिस्टर एनपीआर पर फौरी असर के साथ स्टे लगाएं? कबूल करते हैं कि रियासत में एनपीआर नहीं होना चाहिए? तो फिर हाथ उठाकर बतलाइए कि रियासत में एनपीआर नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में रियासत में एनपीआर नहीं होना चाहिए। उठाओ जरा 2 मिनट हाथ उठाओ, पहुंचा दें कि रियासत की आवाम चाहती है कि एनपीआर पर स्टे लगे। नंबर 1 इस रियासत में लागू नहीं होना चाहिए। जरा इससे होश में आके सोचना चाहिए कि रियासत किस तरफ जा रही है, मुल्क का माहौल क्या है। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप डर रहे हैं, म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे, हिंदू अटैक होते, कैसा होते रहे? दस्तूर को बचाने के लिए बात कर रहे हैं क्या? मुसलमानों को बचा रहा? अरे हमारी लड़ाई लड़ लेते रहे भाई, हमको मालूम है कैसा लड़ना है, हम लड़ते हुए आ रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मिस्टर पीएल विश्वेश्वर राव, द एमनेस्टी इंटरनेशनल gave a report the 50,000 communal riots in India. Lakhs of Muslims are killed. हम सरवाइव हुए, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, हमारी फिक्र नको करो, मुल्क की फिक्र करो। तेलंगाना हिंदुस्तान की रियासत है और दस्तूर को बचाने की फिक्र करो।
आप बीजेपी के दामन में ऐसा बनले के फिरो नको, फिरेंगे तो आपको लट्टू के जैसा फिरा देंगे। जरा आजाद होइए, सेकुलर, जरा सेकुलरिज्म क्या है आपको अच्छा मालूम। अब बात करें कि चीफ मिनिस्टर साहब ने, मलिक भाई हमारे बाबा 10 जानिमाज रखते थे, तस्बीह रखते थे, हम इतने सेकुलर हैं, तो फिर अब क्या हो गया? अब क्या हो गया भाई? तो सेकुलरिज्म को बचाना है, हमको बचाने की बात नहीं कर रहे, हम बचते रहे, हमको मालूम है कैसा बचना। ये आरएसएस की ये तो चड्डी खोर, अरे छोड़ो यार, हाँ? हमसे मुकाबिला करती है आरएसएस, आपसे मुकाबिला करती। हम तो कश्ती जला के स्पेन को फतह कर लेते। हाँ, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम आता, चैलेंज कर देता, भगा दिया पूरे ब्राह्मणवाद को। हाँ, हमको चैलेंज नहीं कर सकते, हम लड़ लेते। हमारी फिक्र न को करो, देश की फिक्र करो। और ये देश हमको भी प्यारा है, हम बहुत कुर्बानियां दिए बेटा ये देश को बचाने के लिए। हमारे उल्मा फांसी पर चढ़ गए, हमारे उल्मा फांसी पर चढ़ गए। हमको मालूम देश की कीमत क्या है, देश की तरक्की और देश का सेकुलरिज्म कितना अहम होता है हम जानते हैं। ये ब्राह्मणवाद या ये आरएसएस के गुंडे, ये समझिए मोदी जैसे चूहे इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये देश की लड़ाई में नहीं थे। देश की लड़ाई में हम थे, मोदी और अमित शाह चूहे हैं, डरो मत। खाली हमारी एक बिल्ली निकली तो बस से, हम तो छोड़ दो, हम निकलना बहुत दूर की बात। ये तो चूहे हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं। और याद रखो, मैखाने कराम में दुनिया पीने नहीं देती और दुनिया किसी नामर्द को जीने नहीं देती। दुनिया किसी नामर्द को जीने नहीं देती। हम मर्द हैं, मर्दों की तरह जिएंगे। और एक बात समझिए कि सुन लें कि आइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी ने आइंदा जुमे को ऐलान किया कि आइंदा जुमे को रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और हैदराबाद के जो अजला बीदर, रायचूर, समझिए कि दूसरे अजला से भी मिलियन मार्च में आए और हम वहां पर बहरहाल समझिए कि हमारे चाहने वाले और हमारी शाखें भी हैं। तो कर्नाटक के कुछ इलाके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम मसाजिद में, मेरी बात गौर से सुन लें, और जो जिन इलाकों में हैं वो अपनी जिम्मेदारी को यहीं से समझ लें कि चाहे उन तक लेटर पहुंचे या ना पहुंचे। आइंदा जुमे को यूमे अहद मनाया जा रहा है। क्या यूमे अहद है? कि आप फॉर्म नहीं दाखिल करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे। पूरी रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मसाजिद में, और फिर 25 को तमाम समझिए के इलाकों में नॉन मुस्लिम्स को भी कांटेक्ट किया जाएगा। ये लड़ाई बार बार हम भी कहते हैं, सभी ने कहा ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, दस्तूर की है। लेकिन अब डायरेक्ट तीर हम पर चल रहा है, तो पहले हम बचेंगे। आपको बचा लेंगे, बेफिक्र रहिए। कुमार चले गए या है बैठे, कुमार को डरने की जरूरत नहीं, हम बचा लेंगे, हम लड़ेंगे। अभी पीएल विश्वेश्वर राव साहब ने भी कहा कि लड़ाई तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं और हमारा फर्ज है लड़ना, दीनी फर्ज है मजलूम की मदद करना। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, हम गुलामान मोहम्मद हैं, हम तो समझिए कि सबकी मदद करेंगे। तो जुमे को मसाजिद में अहद लिया जाएगा कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, नंबर 1। तो आप कल से ही आपको जुमे की पब्लिसिटी करना। कोई जॉइंट एक्शन कमेटी के पास कोई करोड़पति मालदार लोग नहीं, मैं तो सबसे कमजोर आदमी, और जो बात आप तक पहुंचती है ये आपके जज्बे और आपके इखलास और आपकी तड़प की बुनियाद पर आप तक पहुंचती। कोई वसाइल, अभी कुछ रैलियां निकले, करोड़ों खर्चा करे, हम तो लाखों भी खर्चा नहीं करे मिलियन मार्च। ये आपका ताउन और मोहब्बतें थी कि मिलियन मार्च हुआ, कामयाब हुआ। तो अभी सोना नहीं है,
चाहे जलसा हो, रैली हो, मिलियन मार्च हो, शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट हैदराबाद में शुरू हो, ये काम आखिरी नहीं होगा। इस काम को पहला समझ के करिए, क्योंकि लड़ाई उस वक्त तक जारी रखनी है जब तक कि ये कानून खत्म नहीं होता। कानून का तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क में, मेरी बका और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कानून के जरिए जब तक कि नहीं मिल जाता, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई जारी रखना है। और बहुत सो गए, बहुत वलीमे खा लिए, बहुत नाच लिए, बहुत कूद लिए, अब जरा जिद्दोजहद करने का वक्त है। और ये जिद्दोजहद अपने आने वाली नस्लों के लिए और खुद के लिए करना है। अपने को बचाना है तो निकलना पड़ेगा और किसी को फॉर्म भरने नहीं देना। यह बात मानकर चलिए, हाथ उठाकर ऐलान करिए कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, हम नहीं भरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि शाहीन बाग जैसा समझिए कि मसला बहुत जल्द समझिए कि हैदराबाद में शुरू होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और एक बात यह है कि आज ही समझिए कि जामे मिल्लिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फोन आया कि अफसोस की बात है ना, यहाँ पर हमारे समझिए कि आमिर अली खान साहब बैठे हुए हैं कि जामे मिल्लिया, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग में दक्कन जैसी रियासत, खुददार रियासत की कभी नुमाइंदगी नहीं, कोई नहीं गया। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामे मिल्लिया से समझिए कि फोन आया कि भाई आपको आना है। और फिर बंगाल के हमारे समझिए कि जो वहां चाहने वाले हैं, बंगाल में सर्कस ग्राउंड पर भी रेगुलर आज 5वां दिन है खवातीन के प्रोटेस्ट का। उसी तरह कानपुर में भी समझिए कि रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा है खवातीन का। तो ये सब जगह से, बहरहाल सब जगह के दौरे की बात आई। मैं बोला यहां जम जाए तो मैं निकलूं, यहां हालात पहले जम जाए, आप ये मूवमेंट को संभाल लें तो फिर समझिए कि 8 दिन जाकर भी आऊं और 1-1.5 महीने से बिल्कुल चैन और आराम है। 18-20 घंटे बहरहाल सब पूरे जैक के जिम्मेदार मसरूफ है। तो बहरहाल समझिए कि ये अल्लाह का करम है कि आपके इत्तेहाद ने, आपकी कुव्वत ने, आपकी ताकत ने ये महसूस किया कि शाहीन बाग में आपकी नुमाइंदगी नहीं हुई, JNU में आपकी नुमाइंदगी नहीं हुई, जामे मिल्लिया में आप हैदराबाद से नुमाइंदगी नहीं हुई। उन लोगों ने कॉल किया कि आपको समझिए कि दिल्ली भी आना है, यूपी भी चलना है और फिर बंगाल भी चलना है। तो मैंने कहा कि यहाँ मामला जरा सेट हो जाए तो तब समझिए कि निकलने का प्रोग्राम बनाया जाए। तो ये कि आपका इत्तेहाद अगर बाकी, आप अगर जागते रहेंगे तो यकीनी तौर पर सारा मुल्क आपको सलाम करेगा। और मिलियन मार्च के लिए सारी दुनिया ने बड़ी हसरतों से आपको देखा कि आप सोए हुए नहीं हैं, आप तो वो शेर हैं कि जमाई ले तो सारी दुनिया देखे, अंगड़ाई ले तो फिर क्या हो। आप तो वो शेर हैं। और बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, आपको ये पुलिस के वालों से डरने करने की जरूरत नहीं, ये तो निमट जाती है, ये निमट जाती है। अभी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कमिश्नर साहब से, चाहे वो साइबराबाद के हों, अभी बताऊं मैं आपको, वहां बारकस और शाहीन नगर के लोगों ने समझिए कि आज बात की मुझसे कि भाई वहां से समझिए कि बहुत ज्यादा वक्त होगा, मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस का, वहां से समझिए कि हम एयरपोर्ट तक के एक रैली, बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करना चाहिए और जॉइंट एक्शन के कमेटी के तहत समझिए कि वो रैली होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई जरा सोचकर मैं हमारे अहबाब से सबसे मशवरा करके फैसला उसका हम करेंगे। तो बहरहाल ये बगैर सोए और बगैर समझिए कि आंख बंद करे कि ये जिद्दोजहद करने का वक्त है। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी समझिए कि बगैर आराम के काम करेगी, शर्त यह है कि आपका ताउन उस जॉइंट एक्शन कमेटी को हासिल। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के कमिश्नर साहब का और फिर यहाँ ये समझिए कि DCP हैं
इस इलाके के एसीपी डीसीपी ये सभी का शुक्रगुजार हूं कि भाई आपने ज़रा ज़्यादा टाइम समझिए कि बहरहाल दे दिया। और ये कि एक बात याद रखिए, अमन बुनियाद है। अमन और सलामती से ये मूवमेंट चलेगा तो हम कामयाबी की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अमन और सलामती नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ये बुनियादी बात है। और जब हम वापस जा रहे हैं तो कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। हम जिस तरह खामोशी से आए उसी तरह अपने घरों को जाएं। बहुत एहतजाज करना है, बगैर आराम करे के एहतजाज करना है, मगर अमन और सलामती के साथ ये एहतजाज चलेगा तो पुलिस का ताउन भी हमको रहेगा, हम भी पुलिस से ताउन करेंगे। बहरहाल यार जिंदा सोबत बाकी। मैं फिर एक बार आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप बड़े इस्तक़लाल से, बड़े इत्मीनान, शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ तशरीफ लाए। अब नेशनल एंथम होगा, नेशनल एंथम पर सब खड़े हो जाइए, जरा ठहर जाइए। नेशनल एंथम एक भारत भाग्य विधाता, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल भारत जय हो भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। तमाम देखिए दुआ इबादत का मक्स है। हमारे पास हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब हैं, वो दुआ फरमाएंगे। दुआ के बाद तशरीफ ले जाइए। 1 मिनट दुआ या कलमा।